गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वी आई एम हम लोग ने बादल को घिरते हुए देखा, कविता स्टार्ट किया था। हाँ, और उसका जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ वी ऑलरेडी डन। दैट मीन्स अप टू हियर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ और उसके अर्थ को भी बता रही हूँ। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ये है कि क्या बताया गया है, यहाँ पर देखते हैं। दुर्गम बर्फीली घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलक नाभि में उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो दुर्गम मतलब क्या? ऐसा स्थान जहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो। बर्फीली घाटी से तो मैंने ऐसी बर्फीली घाटियां जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे स्थानों पर जो ये घाटियां मौजूद हैं। शत मतलब होता है आपका शत माने 100 और सहस्त्र माने हजारों। तो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाइयों पर, ठीक है, इतनी फुट ऊंची है वो जो घाटियां जो हैं। अलग 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 जो दिखाई न दे। अलग मतलब जो दिखाई न दे, नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक। उन्मादक माने नशे में, अपने माने मन को मोह लेने वाला चीज। ठीक है, परिमल मतलब सुगंध। धावित मतलब दौड़कर। तरुण मतलब युवा। और कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग एक छोटा सा कस्तूरी मतलब एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और मृग मतलब हिरण। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि ऐसी बर्फीली घाटियां जो सैकड़ों हजारों ऊंचाई पर मौजूद है, वहाँ पर जो है कस्तूरी माने वहाँ पर ऐसे मृग मिलते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है। क्या मैं बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि सैकड़ों हजारों ऊंचाइयों पर स्थित ऐसी बर्फीली घाटियां पर यहाँ वहाँ पर जो आपको क्या मिलते हैं, वहाँ पर एक ऐसे मृग मिलते हैं, ठीक है, जिनके नाभि में कस्तूरी नाम का एक तरल पदार्थ होता है जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो कई बोल रहे हैं कि वहाँ पर मैंने ऐसे हिरण को देखा है जो अपनी ही नाभि से उठने वाले कस्तूरी के सुगंध से विचलित हो जाता है। ठीक है, और सुगंध से जो नीच के ही अपने ही उठने वाले नाभि से उठने वाले सुगंध विचलित हो जाता है और उसे पाने के लिए दौड़ दौड़ के जो उसके पीछे पीछे उसको खोजने के लिए दौड़ता है। ठीक है, लेकिन वो उसको ये नहीं पता है कि वो जो सुगंध है वो उसके नाभि में मौजूद कस्तूरी से ही आ रही है। तो जब वो इतने दौड़ने के पश्चात, इतना प्रयत्न करने के पश्चात भी जब वो उस सुगंध वाली वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, अपने पर ही तब उसे जो है अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। वह जो अपने आप पे चिढ़ने लगता है कि मैं कैसा हूँ कि मैं उस सुगंध वाली वस्तु को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सभी घटनाएं जो है कवि जो बोल रहे हैं कि मैंने इस तरह के हिरणों को देखा है। और साथ ही मैंने क्या देखा उस समय मैंने उन पर्वतों पर, उन ऊंची ऊंची घाटियों पर बादलों को भी घिरते देखा है। तो मेरी इस बात का प्रमाण जो है वो बादल है कि मेरे साथ साथ वो बादल भी जो है इन सब घटनाओं को देखे हैं। उसने भी मेरी तरह उस कस्तूरी मृग को देखा है जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाले कस्तूरी सुगंध को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल होता है। और जब वो असफल होता है तो उसे अपने आप पर गुस्सा भी आता है, माने वो अपने आप पर चिढ़ता भी है। तो ऐसी घटना जो है कवि के साथ साथ और कौन देख रहा है? बादल भी देख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ गया धनपति कुबेर वहा, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभावी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगी, ये जो है कविता जो है एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जो है इस सौंदर्य को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो कवि क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर का। तो कई बोल रहे हैं कि धन का जो स्वामी कुबेर है, हिमालय की ऊंचाइयों पहुंचने के बाद भी उन्हें
नहीं मिल सका। मैं जो हिमालय की उन मेरी उन कल्पनाएं जो है हिमालय की उस ऊंचाई तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी मुझे वो धनपति कुबेर जो है उसका वो मुझे नहीं मिला, और ना ही उसके द्वारा बनाई हुई अलका नगरी जिसका वर्णन मुझे कालिदास के मेघदूत नामक रचनाएं मिलती हैं, वो भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, मैं उसको भी प्राप्त नहीं कर पाया। और व्योम प्रवाही गंगा, साथ ही मुझे कालिदास की रचना मेघदूत में भी मुझे व्योम प्रवाही गंगा, जब मैंने व्योम प्रवाही मतलब क्या, व्योम मतलब आकाश, प्रवाही मैंने प्रवाह, आकाश से आने वाली गंगा जल का जो वर्णन उन्होंने अपनी मेघदूत में किया है, उसको भी मैंने खोजने का प्रयत्न किया, उस तक भी मैंने पहुंचने का प्रयत्न किया, लेकिन वह भी मुझे नहीं मिला। गंगा जल आकाश गंगा की जो बात की गई है वह भी मुझे बहुत खोजने के बावजूद वह भी मुझे नहीं मिला। मेघदूत का पता कहीं और, आसमान से बहते जल का भी कोई ठिकाना नहीं मिला। वह मेघ जिसे यक्ष ने दूध बनाकर भेजा था, ठीक है, ये वह मेघ जिसे यक्ष ने दूध बनाकर भेजा था, वह मेघ भी कहीं, उस मेघ का भी मुझे कहीं पता नहीं चला। इतना कुछ वर्णन मतलब कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया, लेकिन कवि बोल रहे मैं उसे खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। कौन उसका पता बता सकता है? ठीक है, तो कवि फिर बोलते हैं कि कौन बताए वह छायामय। तो कई बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका पता नहीं बता सकते, ना ही उस आकाशगंगा का और ना ही उस धनपति और अलका नगरी का, क्योंकि वह तो केवल कवि की एक कल्पना थी। मतलब वह तो केवल कालिदास की एक कल्पना थी, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ऐसा कवि का विचार है। ठीक है, इसलिए वह मैं इतना प्रयत्न करने के पश्चात भी मुझे वह सभी चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि यही बोलना चाह रहे हैं कि प्रकृति में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसका वर्णन भले ही कवि कर लेते हैं, कवि की कल्पनाएं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। केवल एक मात्र उसका वर्णन इस रूप में किया जाता है कि हम उन चीज़ों को जान पाए, उन चीज़ों को समझ पाए कि इस तरह की चीज़ें भी पहले भी हुई है। ये जो प्राकृतिक जो सौंदर्य जो उपस्थित होता है कवि की कल्पनाओं के द्वारा, वो भी काफ़ी अद्भुत होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, अब कवि बोल रहे हैं कि जब अब हिमालय के क्षेत्र में है ये स्थान जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ पर मैंने क्या है नभचुंबी कैलाश, मैंने ऐसे कैलाश पर्वत जिसकी शिखाएं जो है, जिसकी चोटियाँ जो है आकाश को चूमते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे शीर्षों पर मैंने, ऐसे स्थानों पर, ऐसे शीर्षों पर मैंने क्या देखा, महामेघ को झंझालील मतलब होता है तूफान, तो जो महामेघ को जो तूफानों में जो गरज गरज कर आपस में भिड़ते हुए देखा है। मैंने गरज गरज कर जो है ये मेघ जो है गर्जन कर रहे हैं और भीषण जो है जाड़े में जो है अपने रुद्र अवतार को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। और कवि ने उसी स्थान पर बादल को भी गिरते देखा। तो कवि बोल रहे ये घटना, ये जो प्राकृतिक घटना, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका आनंद केवल मैंने ही नहीं लिया बल्कि उस बादल ने भी लिया जो उस समय उस स्थान पर छाया हुआ था। तो मेरी इन सभी बातों का जो साक्षी है वो कौन है? वो बादल है। वो बादल जो है इन सभी चीजों को भी देख रहा है। इसलिए कवि बोल रहे हैं कि ये जो वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, ये अत्यंत मनमोहक है, अत्यंत काल्पनिक है, जो हमें प्राकृतिक के सौंदर्य से परिचित कराता है, आनंदित दिलाता है, लेकिन उसकी कुछ जो है उसकी वास्तविकता जो है हमसे अनछुई रह जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।